ठीक है, उनका रिवीजन करें, लिखित रूप में करें, ऊपर ऊपर से हवा में ना पड़े, बिल्कुल भी सिस्टमेटिक होना चाहिए सारे काम। केमिस्ट्री की फिगर कॉपी है सबके पास में, स्कूल की फिगर कॉपी है, उसमें एनसीईआरटी एक्सआर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना है, उसी में करें सीधे सॉल्यूशन अपने आप से हो जाए 80-90% वो ज़्यादा अच्छा है, और जो बचे रह जाए उनको देख के दागते पूछते पासते कैसे भी करके निपटाने का पूरा 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 प्रयत्न करें, है ना। कॉपी ऐसा कोई कॉपी ना हो, कॉपी नहीं बने, कॉपी नहीं बनाई अभी तक, नहीं अभी तो नहीं होगा, कॉपी चाहिए, घर तो होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो में से किसी भी स्कूल में अपन लोगों से आगे चल देंगे, ये बता दो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ में, ऐसा तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाद में कहाँ चल रहे हैं केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर खत्म हो गया, आज सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। अच्छा, सॉल्यूशन बचा हुआ, ठीक है। तुम लोगों के में मतलब फिजिकल सारी खत्म हो गई, ऑर्गेनिक सारी खत्म हो गई, अमाइंस बचा हुआ है, मॉलिक्यूल्स, और इनऑर्गेनिक के दो बचे हुए हैं, डी एंड डेवलप। मैं तो मैथ के भी खत्म करवा दी, मैंने सुना उसके टिया के, उसकी पूर्वी के 10th क्लास के सारे के सारे चैप्टर खत्म हो गए मैथ के, सारे फिनिश सिलेबस ही खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे? अब जुलाई अगस्त यार ऐसा भी क्या कराना। अच्छा, विद्या मंदिर में क्या चल रहा है भैया? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में टोटल कितने हो गए टोटल? अच्छा, डी एंड डेवलप स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। तो फिर सही है। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 16 में सभी लोग पढ़ के देख लें एक बार ध्यान से, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा जब आगे बढ़ूंगा तब जाके कुछ भी सेट होगी। मुझे बहुत सारे सवाल दिखा के, कुछ सारे छुड़वा के आगे बढ़ाना है, जल्दी निकालना है, ठीक है। ध्यान से देख लें। प्रश्न क्रमांक 16, हमें क्या बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला याद है ना सब लोगों को? KMnO4। उसको बनाने की प्रिपरेशन रिएक्शन को 2-3 स्टेप में लिखी हुई है, वो तुम्हें याद होनी चाहिए, वस्तुओं को लिखनी है। कुल मिला के बात है कि टोटली मेमोरी बेस्ड सवाल है, लेकिन अगला मेमोरी बेस्ड नहीं है। तुम लोगों ने पहले 3 रिएक्शन लिखी थी जो पहले कभी छोड़ी थी, इससे पहले वाले सवाल में लिखनी वो तीनों रिएक्शन। अब अगली 3 रिएक्शन ध्यान से देखना। हाउ डज एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन सेकंड से कैसे रिएक्शन करेगा, SO2 से कैसे रिएक्शन करेगा, और ऑक्सैलिक एसिड से कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, बताता हूं मैं। पहले पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बताएंगे मुझे। मैं तुम्हें 3 रिएक्शन करवाऊंगा, आयरन सेकंड से, SO2 से और ऑक्सैलिक एसिड से। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4, और कल को अगर मेरा मन करेगा तो उसको लिख सकता हूं MnO4 नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना, ये एक ही बात है, पढ़ तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कुछ भी काम की बात है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? आयरन सेकंड से, यानी कि Fe2 पॉजिटिव से, और किसकी प्रेजेंस में करवानी है? एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि H पॉजिटिव। पहले तो इस बात को समझ ले ध्यान से। हमने MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन Fe सेकंड से करवा के ये बनवाना है। तुम लोग मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारी पुरानी वाली रिएक्शनों के आंसर क्या लिखे हुए हैं। मैं उससे ऊपर तुमको कुछ बताऊंगा ही नहीं, बस सिंपल लग सकता है, आसान बाकी में लगेगा ही, लग क्या सकता है। पहले वाली रिएक्शन के आंसर देख लें। पहली वाली सामने एक चीज कॉमन निकल गई सब में, H2O और Cr3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी सेम टू सेम। Mn2 पॉजिटिव निकलेगा, H2O निकलेगा, प्लस में जो निकलेगा दैट इज नॉट Fe2 पॉजिटिव, वो क्या बनेगा? Fe3 पॉजिटिव। एक चीज तो मतलब H2O और ये तो फिक्स ही है Fe2 पॉजिटिव। जरा दोबारा देखना,
मैं ऑक्सिलिक एसिड बना रहा हूँ, मैं तीसरी वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये पहली वाली है, मैं तीसरी पे आया। तीसरी बनाने के लिए पहली बात सबको MnO4 चाहिए, सबको H पॉजिटिव चाहिए ही। उसके बाद में ऑक्सिलिक एसिड का, ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला याद है किसी को? ऑक्सिलेट आयन डाइडेंटेड था वो जो C2O4, ऑक्सिलेट आयन यानी कि C2O4, जब इसकी रिएक्शन, उस पर कितना चार्ज होता है? -2। तो अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सीधी सीधी बात, दोबारा से सेम टू सेम बनाओ, बाहर निकालो, Mn2 पॉजिटिव साहब निकलेगा ही निकलेगा, वाटर निकलना ही निकलना कंफर्म है। बस फर्क ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव में, आज C2O4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। दोनों की दोनों रिएक्शन सेम है कि निकलना तो फिक्स है Mn2 पॉजिटिव और H2O। बस जो छोटे मोटे चेंज आएंगे वो ये कि Fe2+ चला जाएगा किसमें? Fe3+ में, और C2O4 चला जाएगा किसमें? CO2 में। दोनों की दोनों रिएक्शन अगर देख ली ना दिमाग से तो आसान है, रखने की नीड रहेगी, स्पेशली जब तुमने प्रॉब्लम लिख रखी है तब। अभी तक 6 में से बस 5 कर लिए तुम लोगों ने, एक बची है SO2, उसका लॉजिक है तगड़ा सा, इस वजह से। तो पहले इनको लिख लो, हालांकि बुद्धि बात चली जाती है, बहुत बड़ा पॉइंट रहेंगे। अगला पॉइंट है तुम्हारे पास में MnO4 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करवानी है अपन लोगों को SO2 से। ये वो पहला खेल है जहां पे काम पलट जाएगा। यहाँ पे जो तुम लोग यहाँ पे एसिड दे रहे थे और यहाँ पे निकल रहा था वाटर, बस इनको स्विच कर लो, यहाँ पे आ जाएगा एसिड की जगह पे वाटर, वहां पे निकलना फिक्स है, Mn2 पॉइंट निकलेगा, वहां पे फिक्स है एसिड निकलेगा, फिक्स है, फिक्स, बिल्कुल फिक्स है। बस जो बनेगा वो बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे तुमने बनना याद किया, Fe2 पॉजिटिव से क्या बनेगा? Fe3 पॉजिटिव, और C2O4 से क्या बनेगा? CO2, और यहाँ पर SO2 से क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए एक बार मुझे। H2SO4, मैं SO4 लिखना चाहता हूं, उसमें कितना चार्ज आएगा? ओनली -2, तो SO2 का बन जाएगा SO4 -2। बस ध्यान से, मतलब 5 की 5 रिएक्शन में एक चीज कॉमन है कि सामने यहाँ पे H पॉजिटिव आता ही है, सामने क्या निकलता है? H2O वाटर। लेकिन जब अपन लोग SO2 से करवाने वाले हैं तब तुम्हें बात घटनी पड़ेगी कि SO2 में स्विच हो जाएगा, वाटर और H पॉजिटिव अपनी जगह बदलेंगे, H पॉजिटिव यहाँ पे होगा, वाटर यहाँ पे होगा। और अगर थोड़ी बुद्धि से एक बार देख जाओगे तो समझ में आएगा कि H पॉजिटिव SO4 से मिलकर क्या बना सकता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो बस कुल ना कि ये 6 की 6 रिएक्शन वो होती है तुम लोगों ने डी एंड डेवलप के दौरान पढ़ते टाइम पे छोड़ी थी, है वो सारी खत्म हो जाती है। उसके साथ आगे चलेंगे, सब में कॉमन चीज है कि बस लिखने से याद हो जाएंगी, है ना, लिखे और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 18वां पढ़ के देखना, चलो कोई नहीं, वैसे पहले वो जिनसे तुम्हारा दिमाग सही चले, है ना, ऐसी खतरनाक बातें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, और पहली बार में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि पहला सवाल था पहले सत्ते पे अड़ गए अपन लोग, वो गलती कर दी, वो नहीं करना चाहिए था। 18वां क्वेश्चन देखें सभी लोग, प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कलर्ड एक्वस। कलर कौन से देते हैं? जिनके पास में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तुम सभी का एक बहुत सिंपल सा काम है कि टाइटेनियम, वैनेडियम, ये जो भी है, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। जैसे कि Ti3 पॉजिटिव का क्या बनेगा, बनाओ, निकालो, फिर सभी का आंसर निकालो। तुम मेरे साथ जल्दी करना, लेकिन 18 में करें, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। इसका करना सीधे सीधे Ti3 पॉजिटिव, Ti का नंबर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के ही बोलना डायरेक्ट। Ti के डी में कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो एक एक Ti का नंबर कितना है? 22 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक आएगा। हाँ ठीक है, जाओ कल कल चलेगा, ध्यान से ये इन सभी का बनाओ, ध्यान से जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी।
कॉपर प्लस स्कैंडियम 3 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस। हाँ वेनेडियम में कितने आते हैं डी में? वेनेडियम के डी में कितने आते हैं? इसमें डी में 2 है, ठीक है। सीयू में कितने आए डी में बताओ? सीयू प्लस 1 में कितने हैं डी के अंदर? डी में 7 हैं। इसमें डी में कितने 3 पॉजिटिव में? सीयू में 10 हैं, 10 कर लो। हाँ भाई ये बताओ इसमें कितने हैं? स्कैंडियम में 0। अच्छा इसमें बताओ एमएन में कितने हैं? 5, 3 डी 5 है। उसका इसमें कितने डी में? 5, यानी 3 डी 5 है, ठीक है। उसके अगले में कितने हैं? कोबाल्ट में डी में कितने हैं? 7। कोबाल्ट डी में 7 है। अभी बात बताओ इनमें से ऐसा कौन सा इसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो बस ये कलर नहीं देगा, बाकी सब कलर्ड है, खत्म। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड। इनमें सारे कलर है सिवाय एक को छोड़कर, स्कैंडियम को, क्योंकि स्कैंडियम के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत सिंपल रीजन। तुम्हें क्या लगता है तुम सवाल जो करो वो खतरनाक ही होने वाले हैं? कुछ नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात थी। जहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर्ड नहीं है। अगला जरा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ के देख लें और सुनना मुझे, बस 2 लाइनों का काम है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, पहली ट्रांजिशन सीरीज में +2 की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताइए, मतलब बोलिए जरा, आपने विचार प्रकट करें। 2 मिनट बोलो उनके बारे में, तो ऐसे करके 2 मिनट सुन ले उनके बारे में। क्या कि अपने पास में जो सीरीज है, मतलब कि एक तो कौन सीरीज है? 3D सीरीज है, स्कैंडियम टाइटन वेनेडियम वाली। अगली कौन सी है? 4D। उससे अगली कौन सी है? 5D। तो पहली वाली सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है +2 और +3। पहली सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है +2 और +3। लेकिन जैसे ही सीरीज आगे की ओर बढ़ती है, हायर एलिमेंट पे पहुंचते हैं, तो +2 और +3 ज्यादा स्टेबल नहीं होती हैं। जितना ज्यादा उसकी नंबर होगा उतनी हैवी स्टेट उसकी स्टेबल स्टेट होगी। मतलब जब छोटे लोग हैं तो +2 स्टेबल काफी अच्छी खासी होती है, हाईली स्टेबल होती है। लेकिन जब आगे जाएंगे तो हाईली स्टेबल नहीं होती। ये बात तो मैंने तुम्हें एडिशन बता दी, लेकिन सवाल ये नहीं है। दरअसल सवाल ये कि फर्स्ट सीरीज में ही +2 के बारे में बताना है। तुमने अभी एक सवाल करा था क्वेश्चन नंबर 30, शायद मुझे याद है। उसमें हमने देखा कि +2 वैलेंसी किस किस की है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। +2 किस किस की है? यहां से लेके यहां तक सभी लोगों की +2 है। ये सभी लोग +2 +2 +2 +2 +2 शो करते हैं। ये पहला वाला नहीं करता और दूसरा वाला शो नहीं करता, जिंक नहीं करता। जिंक, हाँ ये बताओ जिंक करता है +2? ये बताओ ये वाला। मैं तुम्हें बात बता रहा था कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? +2। तुमको याद होना चाहिए। हाँ जिंक तो एक Mn क्यों है? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके पास में है भाई? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इसके डी में कितने बचते हैं? 1। इसके डी में कितने बचते हैं? तुमने सवाल इतना पढ़ा था, बस आधा पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो। तुमने हाफ सवाल पढ़ा था कि +2 की स्टेबिलिटी जब हम 21 से लेके 25 तक आते हैं तो बढ़ती है, क्योंकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। और जब 26 से लेके 30 तक आते हैं तो घटती है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे स्टेबल कौन सा है +2 में? Mn, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में भी डी में कितने बच रहे हैं उसके पास में? 5। अगर तुम्हें वो सवाल याद आ जाए तो बहुत अच्छा। हम लोगों ने सवाल बस इतना पढ़ा था कि इन सब में +2 +2 +2 +2 शो करने पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Mn, क्योंकि Mn +2 शो करने के बाद में अपने डी में कितने रखता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ये वाला अपने डी में थोड़े कम रखेगा, ये वाला डी में और कम रखेगा, पहला वाला डी में बहुत कम रखता है। जिसके डी में कम होते हैं +2 शो करने के बाद में वो उतना ही अनस्टेबल है, और जिसके डी में ज्यादा होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं सवाल को भी ध्यान से एक बार तुम्हें दिखा दूं तो शायद ये वाला हिस्सा है। एक सेकंड, वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा था। आगे वाला कहां गया? हाँ भाई, एक्सप्लेन बाय
+2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ। +2 ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अगर इस सवाल को एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में सेट कर लिया जाए तो वो सुन ले बस। मैंने कोई +2 लेना, मुझे ml लेना है +2, और ml से पहले कौन सा आता है? Cr +2 ले लिया। तो mn जब +2 दिखाएगा, mn का नंबर कितना है? 26। तो 4s2 और 3d 25, 4s2 और 3d 5, यानी कि 4s2 और 3d 5। इसका जो दिखाएंगे तो इसका 4s1 और 3d 5। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4s0 और 3d 4, और यहां से 2 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4s0 और 3d 5। तो इसने भी +2 शो किया, इसने +2 शो किया। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? mn, क्योंकि जिसके पास में ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा स्टेबल है। इसी बात को ये सवाल पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट +2 में आने पर पहली सीरीज में कैसा सिस्टम है? सिस्टम बहुत सिंपल है, सब यहां से लेके यहां तक स्टेबिलिटी हाई होती है और फिर वापस से डिक्रीज होती है। ज्यादा इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स किसके पास में? अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास में? ठीक है, लीव। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ के देखना एक बार। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स एंड लैंथेनोइड्स। इतनी में पढ़ दिया करो। लैंथेनोइड को एक्टिनोइड को कंपेयर करना है, कौन से बेस पर वो सुने। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, दादा मुझे बताएंगे लैंथेनोइड का क्या था? लैंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखकर बताएं क्या है। 4f 5d 6s, 4f 1 से लेके 14, 5d 0 से लेके 1 और 6s में कितने? 2। ये लेंथेनोइड का लिखा गया। और एक्टिनोइड में क्या ज्यादा बताओगे? एक ही पड़ जाएगा। एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 5f 1 से लेके 14, उसके बाद में 6d 0 से लेके 1 और 7s 2। पहला तो ये खत्म। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएंगे ज्यादा, क्या कंपैरिजन है। हमारे जो लेंथेनोइड है वो जनरली स्टेट क्या दिखाते हैं? +3, और कभी कभी वो +2 और +4 भी शो कर जाते हैं। और एक्टिनोइड भी जनरल स्टेट क्या दिखाते हैं? +3। एक काम की बहुत सिंपल चीज कि ये भी कुछ ना कुछ शो कर जाते हैं, पर मैं इसमें तुम्हें स्पेशली बात कर रहा हूं। एटम बम बनाने में एक सवाल हुआ था, उसका नाम है प्लूटोनियम एलिमेंट। एक और वो हुआ था यूरेनियम। 2 बम गिरे थे ना, दोनों में सवाल हुआ था, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम तुम्हारे पास में क्या क्या दिखाते हैं वो सुनो। इसकी स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 तक हो सकती है, और इसकी 3 4 5 से 7 तक हो सकती है, 2 से लेके। प्लूटोनियम और यूरेनियम। मेन बात ये कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमारा ये कहना है कि भाई ये +3 दिखाते हैं दोनों, लेकिन इसके एक स्पेशल लोग भी हैं जो ये वाली स्टेट भी शो कर जाते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ध्यान रखिए इस चीज का, खतरनाक एलिमेंट है। प्लूटोनियम कितना था? 6.5 किलो। कितना? पूरा हिरोशिमा तबाह कर दिया उसने, इतना सा था। ठीक है, अपने आप में मायने रखता है। तुम्हारे पास में अगर 1-2 किलो आ जाए, तुम 1-2 देश को धमकी दे सकते हो, ऐसा मान लो। धमकी दे सकते हैं वाकई में, पर वो मिलेगा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, ध्यान से बात समझें। सी इनकी और इनके बारे में कुछ काम की चीजें नथिंग। अच्छा भाई, इनके आयनिक और एटॉमिक साइज का तुम्हारा क्या कहना है? इनके आयनिक एटॉमिक साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करते हैं, किस रीजन से? इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बस खत्म, दोनों के बारे में। और अगली काम पर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में अपना क्या सिस्टम है। पहली बार तुम मुझे सवाल का जवाब दो, लेंथेनोइड में और एक्टिनोइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं? लेंथेनोइड में और एक्टिनोइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं? एक्टिनोइड। इनके नीचे लिखा भी है दिया हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव रेडियो एक्टिव होते हैं वाले। तो इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात की कि जो एक्टिनोइड है यह हाईली रिएक्टिव, लेकिन जो लेंथेनोइड है तो रिएक्टिव तो ये भी है, लेकिन जो छोटे होते हैं स्मॉलर, मतलब जो पहले बढ़ते हैं, स्टार्टिंग में बढ़ते हैं स्मॉलर, जो पहले बढ़ जाते हैं, ऐसा मान लो। मतलब अर्लियर लिख देता हूं, स्मॉलर तो गलत वर्ड है इसके लिए। जो पहले आए लोग हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एक्टिनोइड की। ध्यान रखना रिएक्टिविटी में, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो एक्टिनोइड है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड। स्पेशल चीज है, ध्यान रखनी है और कुछ खास नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट
इनके साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेंगे दो रीजनों से, एक तो न्यूक्लियर चार्ज का लगातार बढ़ना और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लगातार दोनों के साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इस चीज को ध्यान रखें। ये बहुत सिंपल सिंगल वर्ड के आंसर है, कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं है, लगातार सवालों को कराना होता है और बस वही एक मेन चीज है, नथिंग एल्स। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, तो बस शॉर्ट लिख लो, लेकिन इनके सॉल्यूशंस को देखते हुए ही लिखना कॉपी के अंदर। एक ब्रिलियंट गेम रहेगा वो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट इज स्टेबल इन एक्वस बट चलिए 21वां भी रोक देता हूँ, मुझे लगता है कि टाइम लगेगा उसके अंदर, इस वजह से 21 और 22 दोनों। अब होगा 4, लिख लेना है ना, ध्यान रखना, 4 17 21 22। आप ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर, सभी लोग 23 पढ़ लें ध्यान से, जल्दी बल्ब मिनट ऑफ आंसर जल्दी बताओ। क्या आंसर? कॉपर। विच मेटल, कौन सा मेटल है फर्स्ट सीरीज का जो +1 देता है और क्यों देता है? कौन है +1 देने वाला? एक ही आदमी सिंगल, कॉपर। और क्यों देता है उसका रीजन बताता हूँ। ऐसा कॉपर का नंबर होता है 29, जब इलेक्ट्रॉन बांटेंगे तो R1 तक आ जाएंगे 18, उसके बाद 4s1 और 3d कितना 10। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो कौन से में आ जाएगा? 18 R1 तक आ जाएंगे, 4s 0 और 3d 10 में आ जाएगा। बताओ, सबसे पहला सवाल है कि +1 कौन देता है जी? कॉपर। क्यों देता है? क्योंकि +1 एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो अपने स्टेबल कॉन्फिगरेशन तक पहुंच जाएगा। मतलब इस बात को लिखकर आएंगे। पहली बात तो ये कि सवाल है कौन? कॉपर है। और क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखो और बोलो कि बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन it gain configuration of 4s0 and 3d10 which is very stable, जो कि काफी स्टेबल है इस वजह से, which is very stable, that's it। कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे सुने बस। हाँ भाई 24वां, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग आयंस। Mn3 पॉजिटिव का वो बनाओ, Mn3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करें अभी के अभी। Mn3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने जस्ट अभी तो शायद किया ही था, इसलिए बनने में हाँ भाई बताना। Mn3 पॉजिटिव में क्या बनेगा? R1 तक तो हो जाएंगे, उसका भी कितना आएगा 4s और 3d कितने अनपेयर्ड है इसमें? 4। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? वही पूछता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने सबके अंदर। इसमें अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गए 4। अगले वाले का बताओ जरा, Cr3 पॉजिटिव का बनवाएंगे, आएगा R1 तक तो सेफ है, 4s 0 और 3d में कितने रह जाएंगे? 3। अनपेयर्ड कितने हैं इसमें? 3 है। अगले वाले में बनाओ वेनेडियम का नंबर 23 है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दी, कितने रहेगा अनपेयर्ड? कितने? 4s2 3d 4s2, अरे क्या लिख दिया R1, उसके बाद 4s2 और 3d 3 है तो +3 देंगे तो 2 निकाल देंगे यहाँ से, एक यहाँ से आ जाएगा 3d2। कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड है। और अगला पूछा है कि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का बताओ, कितने अनपेयर्ड आएंगे? 1 अनपेयर्ड है। तो पहली बात तो ये पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने वो बता दिया अपन लोगों ने। अब अगला सवाल है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फंस जाओगे, जवाब देख लो एक बार। Cr
इनमें सबसे स्टेबल है CR3 पॉजिटिव। उसका रीजन सुनो ध्यान से। इसके पास में कितने हैं? 4। ये इस कोशिश में लगा रहेगा कि कहीं से भी एक का जुगाड़ हो जाए, 5 बन जाऊं, चैन से बैठूंगा, और इस चक्कर में इसको चैन जीवन में नहीं आना। ठीक है, इसको ऐसी कुछ मतलब इस पे अनपेड ज्यादा है तो हाईली स्टेबल तो यही है भाई। ज्यादा स्टेबल कौन से पे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो 3 में 2 और 1 में भाई देखो 4 3 2 1 में कायदे से स्टेबल कौन सा होना चाहिए? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 4 लेंगे क्योंकि वो चक्कर में कि कोई एक और मिल जाए तो 5 कर लूं, वो चैन से बैठेगा ही नहीं। मतलब ये लपक के होने को तैयार है Mn3 पॉजिटिव से। एक इलेक्ट्रॉन लूंगा और कम कर लूंगा, बन जाऊंगा Mn2 पॉजिटिव। ये ऐसा करने को तैयार है तो 4 स्टेबल नहीं है। लेकिन Cr में से कुछ जल्दी नहीं है, 3 है यार, लूंगा तो 2 मिलेंगे वरना 1 मिल जाए। मतलब ये चैन से है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Cr ज्यादा स्टेबल है, इस बात को ध्यान रखें। खैर आगे सुने, सब कुछ और नहीं था, यही था। 25 में ध्यान से पढ़ लो एक बार। Give example and suggest the reason of the following features of transition metals chemistry. Lowest oxide of transition metal is basic और highest is acidic। कुछ ऐसा कहता है। जो सब छोटी ऑक्साइड होती है वो बेसिक नेचर की होती है, जो बड़ी वाली होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। पहली बात तुम ये जानते हो कि एसिड और बेस किसे कहते हैं, या फिर ऐसी जो जीवन चल रहा है तुम्हारा अभी तक, किसे कहते हैं? बेसिक और एसिडिक है। एसिड किसे कहते हैं? जिनके पास में अच्छा अलग अलग जवाब है लोगों के, जो कुछ पीएच कह रहे हैं। ठीक है, आगे आगे बताओ, आगे बताओ किन्हें कहते हैं एसिड? थोड़े से बड़े बनो। ए जॉन सीना के मूव का नाम है, रिटायर हो चुके जॉन सीना आप शायद। मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो कौन है? एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो कौन है? बेस है। इलेक्ट्रॉन डोनेटर आर बेस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड। कुछ ऐसे चक्कर है। अगर तुमने लुईस एसिड और लुईस बेस जैसा कुछ वर्ड कभी जीवन में गलती से कहीं उड़ते उड़ते सुन लिया हो तो एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एसिड है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, ऐसा कुछ कह रहा ही है। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझना। लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, लोएस्ट ऑक्साइड का मतलब देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं Mn2 पॉजिटिव और Mn7 के बारे में। Mn 2 स्टेट दिखाता है। छोटे सवाल का जवाब देना। इस पे 7 कब आया? जब इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे। अगर किसी आदमी ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके अंदर पाई जाती है एक चीज का नाम है न्यूक्लियस। और 7 इलेक्ट्रॉन देने पर न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये बताओ। 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो न्यूक्लियस की खींचने की ताकत कम होगी या ज्यादा? ज्यादा होगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये न्यूक्लियस अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बना देगा। जैसे ही हाई स्टेट में गए मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन देते ही न्यूक्लियस हो जाएगा डोमिनेटिंग। न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ जाएगी, ये डोमिनेट करने लगेगा। और जैसे ही न्यूक्लियस डोमिनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की तैयारी में लग जाएगा कि भैया मुझे तो इलेक्ट्रॉन लाके अब दो, मेरे कम पड़ गए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेने की तैयारी करेगा ये क्या बन जाएगा? एक एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो पहले इस बात को समझो कि जो आदमी हाई स्टेट में गया है ना, उसने अपना जी भर के नुकसान करवा लिया। अब वो चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। इसीलिए हाई स्टेट क्या बन जाती है? एसिडिक नेचर की। अब जो लो स्टेट में है, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए अभी तक? ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन राजी डोनेट कर दिए। इसने 2 दिए मतलब डोनेट किया। और जो डोनेट करने की एबिलिटी शो कर रहा है वो कैसा नेचर दिखाएगा? बेसिक नेचर। Mn7 पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ कि Mn7 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है? रिसीव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। न्यूक्लियस की ताकत
बढ़ चुकी है। अब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो खींचने का प्रभाव दिखाएगा वो कौन है, जो एक्सेप्ट करने को तैयार है वो कौन है, एसिड। और जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने डोनेट कर दिए बस, मैं इस चक्कर में नहीं हूं कि भाई मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे जा ले जा, 2 दे दिए तो वो क्या बन गया, बेस। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन छीनना तुम स्टार्ट कर दोगे, ये क्या बनने की कोशिश करने लग जाएगा, एसिड। भाई तुम जैसे ही Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव जाओगे, 3 से तुम 4 जाओगे, ठीक है, तो 4 जाते ही इसके मन में विचार आएगा कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक सीमा तक ही तो जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आके यार ये अब नहीं दूंगा, वो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे लौटा के सारे। और जो अपने इलेक्ट्रॉन मांगने लग गया तो कौन बन जाएगा, एसिड। और जब तक वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था तब तक वो कौन था, बेस। यानी कि जब वो लो स्टेट में है तो वो क्या बनेगा, बेसिक। और जब वो हाई स्टेट पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिडिक। क्योंकि कौन डोमिनेट करेगा फिर, न्यूक्लियर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मन करेगा उसका। तो पहले तो इस बात को समझें, उसके बाद में अब तो बहुत सारे दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है। पहले तो ये वाला। अगला, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स, मतलब शो करते हैं हाई स्टेट ओनली इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड। कोई भी मेटल 7 तक, 6 तक, 5 तक हाई स्टेट में O और F के कारण से क्यों पहुंचता है, बस मतलब किसी और के साथ में Mn7 नहीं दिखाता। जैसे अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात बता दूं, MnO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस, तो Mn का नंबर x, स्टेट निकालते हैं 4 का, 4 दूनी 8 और इक्वल टू -1, वहां पे लेके जाएंगे तो -1 प्लस x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7। सवाल ये है कि कोई भी मेटल 7, 6 ये बड़ी बड़ी स्टेट O के साथ में और F के साथ में क्यों देता है, ओनली ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ही ऐसा क्यों कर पाती हैं। सवाल का जवाब दे सकते हो, दे लो वैसे। क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे छोटे एलिमेंट कौन सा है, जो खतरनाक इलेक्ट्रॉन खींचता है, फ्लोरीन। फिर और कौन सा है, ऑक्सीजन। ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो जब भी किसी मेटल से, मतलब कुल मिला के बात देखिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जिन लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड का मतलब ही नहीं पता, उस बात का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत होती है वो इन्हीं की होती है। तो सबसे छोटे लोग हैं ये लोग। तो जब इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, तभी कोई भी मेटल जब इनसे रिएक्शन करेगा वो +2 +3 नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा 6, 7, 5, वो हाई स्टेट में जाता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से। अब एक बात और सुनो, ये लोग किसी मेटल से क्या खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इन पे आएगा तो इन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। और जिससे छिना उस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये किसी आदमी से उसका इलेक्ट्रॉन छीनकर उस पे पॉजिटिव ले आते हैं। इसीलिए इनको अपन लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि किसी आदमी का इलेक्ट्रॉन छीन के किसी को खुश कर देते हैं। जो खुश कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद झेल लेंगे एक आध तीर, लेकिन उसको खुशियां दे देंगे। तो पहली काम की बात ये कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ में ही कोई भी मेटल हाईएस्ट 7 या 6 तक क्यों दिखा पाता है, क्योंकि ऑक्सी फ्लोरीन कैसे साइज में छोटे, और इलेक्ट्रॉन खींचने ताकत कैसी होती है, हाई। सबसे ज्यादा ही इन्हीं की है, O और F के सिवा किसी की है भी नहीं हाईएस्ट। मतलब रैंक में और भी लोग आते हैं, पर रैंक 1 से ही फर्क पड़ता है हम लोगों को, 1 पे ही आते हैं O एंड F। इस बात का ध्यान रखें। और भी बताऊं तो F फर्स्ट पे है, O भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगला पॉइंट सुनो, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिट इन ऑक्सो एनाइंस। बकवास सवाल क्यों दिया ये दोबारा, वो तो गया। इसमें एग्जांपल दोबारा ऑक्सीजन का एग्जांपल देके दिखाना, कुछ नहीं। लीव 1 2 पर छोड़ो, आगे जाता हूं मैं। अब हमें सीट इंडिकेट द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, कितनी बार पूछेगा। K2Cr2O7 को किससे बनाना, क्रोमाइटोल से। क्रोमाइटोल का फॉर्मूला वही है, Fe वाला वही है क्रोमाइटोल। कि K2Cr2O7 कैसे बनाएंगे। और KMnO4 को बनाना फ्रॉम पाइरोलुसाइटोल से, पाइरोलुसाइटोल से। ये वाला MnO2 वही है, सेम टू सेम, नाम बदल दिया जानबूझ के।
इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन लिखनी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ से वही सिस्टम है। MnO2 से बनाना है इसको, वो स्टेप याद होने चाहिए, और Fe वाले से बनाना है इसको, वो स्टेप याद होने चाहिए, नथिंग एल्स। लीव, हटा दो, मिटा ही देता हूँ। 27वां ढूंढ लो। अलॉयज किन्हें कहते हैं? जो मिक्स करके बनाए जाते हैं कुल मिला के। पहली बात तो ये नेम एन इंपोर्टेंट अलॉय, एक ही अलॉय का नाम लिखा है बस मैंने तुम्हें, मिक्स्ड मेटल MISCH। उसके बाद में विच कंटेन सम लैंथेनॉइड मेटल, आप वो मिक्स मेटल ही कहते हैं उन्हें। और उसके यूज क्या, यूज बताओगे उसके? बुलेट, वो लाइटर लिखवाया अपन लोगों ने, लिखा नहीं लिखा लाइटर में। और ऐसे मान सकते हो बम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? ग्रेनेड में यूज होता है। उन सभी जगहों पे इन चीजों का इस्तेमाल होता है। खैर, क्या मैंने तुम्हें कुछ परसेंटेज लिखवाई उसके तो नहीं लिखवाई परसेंटेज, ये बता दो मुझे। 95% लिखवाया लेंथेनॉइड और 5% में लिखवाए कुछ बाकी के मेटल्स, आयरन, उनके रिमेन्स, ट्रेसेस वगैरह। ठीक है, कुछ नहीं है, अलॉय वही सिस्टम है। लीव। हाँ भाई, 28 में देख कर बताएं कि इनमें से कौन सा इनर टाइजेंट एलिमेंट है। डीएनए ब्लॉक का कौन सा है, देख के बताओगे? डीएनए ब्लॉक कौन से होते हैं? 58 से लेके 71 और 91 से लेके 103, बताओ कौन सा है? डीएनए ब्लॉक कौन सा है इनमें से? इनर टाइजेंट पूछा, ए ब्लॉक पूछा ओनली। इनर टाइजेंट ए ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? पहली बात, पहला सवाल, इनर टाइजेंट एलिमेंट किन्हें कहते हैं? जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाना चाहिए? F में, उन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहले तो डेफिनेशन लिखनी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? एंट्री इन F ऑर्बिटल, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाता है, उनको अपन लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मैं तुम्हें सीधी सी बात था, मुझे इसमें ना धीरे चलने मजा नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आएगा, जानबूझ के करता हूं। ठीक है, बताओ कौन से इनमें से? F वाला कौन सा? पहला 59, और कौन सा है? 51 से 58 से 71 होता, 74 नहीं है, 90 से लेके आ गए फिर तो। हेलो हेलो, जी 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 जी, कितने का टाइम फिर? हाँ, ये दिक्कत आएगी। चल, मैं आपको शाम को याद करता हूँ आपसे फिर। हाँ भाई, 104 क्यों नहीं है? क्योंकि वो 90 से लेके 103 तक ही है, 104 उसके अंदर नहीं आता। 74 नहीं है क्योंकि 58 से लेके 71 तक ही है। पहली बात, F ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? इनके लास्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहिए? F वाले में। और ये वाले कौन से, इनमें से पहचान लो, बात खत्म हो जाती है। आगे आ जाओ। अच्छा, कोई बोले कि क्यों 102 वाला, क्यों 104 क्यों नहीं है, तो हम लोग उसको करके दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और दिखाएंगे कि 102 वाले का आखिरी आदमी F में याद है वाकई में, रियलिटी में। आगे चलते हैं। Chemistry of actinoid is not so smooth. Chemistry is not so smooth. Actinoid को लिख रखा है इसने। As dot of lanthanide, justify the statement by giving some example from the octave state of this element. अच्छा, बहुत बढ़िया। इन एलिमेंटों की ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़कर बताना है कि एक्टिनोइड इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे लैंथेनॉइड होते हैं, मतलब होते ही हैं, मतलब ठीक है, होते तो कोई से नहीं है, ठीक है चलो। हाँ भाई, तो मैं जवाब देना है ऑक्सीडेशन स्टेट के व्याप पर कि लैंथेनॉइड से बढ़िया एक्टिनोइड नहीं है, लैंथेनॉइड ही अच्छे हैं। वैसे इसका सही जवाब ये है कि बालक को धूल भड़क नहीं पड़ता कि कौन बढ़िया कौन खराब है। असली जवाब, मैं ना उन्हें खा सकता, ना पहन सकता, ना देख सकता, मुझे उनसे क्या मतलब, मुझे क्या करना कौन अच्छा कौन बुरा।
एकदम सही साइकोलॉजिकल सही जवाब, जो किसी बालक के दिल को खुश कर देता था, मजे आ गए, यही सुनना था मुझे। पर हमें काम ऐसे नहीं चलाना पड़ेगा, है ना। हमें ध्यान से बात ये समझनी है कि लेंथ नोड ज्यादा अच्छे क्यों है एज कम्पेयर टू एक्ट नोड। मैंने जस्ट अभी बताया तुम लोगों को, वही लिखता हूँ। लेंथ नोड की वैलेंसी कितनी होती है और वो क्या क्या शो कर सकते हैं, +2 और +4। एक्ट नोड की वैलेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, +3 होती है, +2 शो करते हैं, +4 शो करते हैं। कुछ दुष्ट प्राणी यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये लोग +2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाले +2 3 4 5 6 7 5 6 7, ये सब कुछ शो कर जाते हैं। तो कुल मिला के ये वाले फिर भी स्मूथ है, यहाँ पे ज्यादा सिस्टम नहीं है, 2 3 4, लेकिन इनकी स्टडी करना वेरी हार्ड। एक्टिनोड आर हार्ड टू स्टडी बिकॉज ऑफ वेरिएबल स्टेट। एक्टिनोड्स आर हार्ड टू स्टडी, आर हार्ड टू स्टडी ड्यू टू वेरिएबल स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट, बट इट इज नॉट हैपन इन केस ऑफ लेंथ नोड। लेकिन ऐसा उनके केस में नहीं होता, इसीलिए वो ठीक है, वो बेकार है। जो हमें समझ में नहीं आते बुरे लोग हैं, जो समझ में आते हैं बढ़िया लोग हैं। बस 30 खुद का देंगे क्या। विच इज द लास्ट एलिमेंट इन सीरीज ऑफ एक्टिनोड। एक्टिनोड का आखिरी आदमी कौन है, लॉरेंसियम। नंबर कितना उसका, 103। और अगला सवाल ये कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। 103 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और फिर बोला गया कि इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, वो देखकर बतानी है। पॉसिबल का मतलब पॉसिबल ही होता है, मतलब करेक्ट जवाब नहीं देना होता तुम्हें। ऑलमोस्ट अगर तुम्हारा जवाब मान लो कि सही जवाब होना चाहिए +2 +3 +4, और तुमने लिख दिया +3, तो वो ठीक है, पॉसिबल मतलब पॉसिबल ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि सबसे आखिरी वाला आदमी कौन सा है, पहली बात तो लॉरेंसियम, और लॉरेंसियम का नंबर कितना है 103, और तुम्हें उसका क्या करके दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम किस तरह से करते हैं, 1s2 2s2, उस तरह से 103 का कर दो, मेरा काम आसान हो जाएगा उससे। कर दें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, करें 103 का ध्यान से। ये जो नियम है ना, ये भरने वाला इलेक्ट्रॉन पहले एस में भरेंगे, फिर एसपी में भरेंगे, एस करके, ये जो नियम है इसे कहते हैं हुंड्स रूल। एक टाइम बाद तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि सारे आंसर के जवाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मिले जुले हैं, कोई कुछ वैसा ही बता देता, सेम टू सेम, लगभग सेम ही तो है, अंतर क्या है सब में, कुछ नहीं है, सेम ही है। एक आधा पढ़ने हैं बस तुम्हें, ये तुम इनको इन क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर लोगे ना, रीडिंग से साफ हो जाएंगे, ये तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी फिर। दूसरे लोग विद्यालयों में उपस्थित क्यों नहीं थे, तीनों चारों तीनों, अच्छा, और ये नहीं आई थी, ये दोनों नहीं आई थी, अच्छा ठीक। मैं खुद इतना प्रयास करता हूँ कि इस कहानी को जल्दी निकालूं। बन गया, आखिरी के 3 बोलो। 6
कितना? 66 ये भगवान। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, बोलो आगे। 7s2 आगे 5 F 9। यार जनरल तो इसका कुछ ऐसा है, 5F में 1 से लेकर 14 तक आने चाहिए, 4D में आने चाहिए कितने? 0 से 1, और 6 में 7 मतलब उल्टा 6 और 7s2 ये होना चाहिए, यही है। आधे के 3 ऐसे होंगे, 7 6 आगे नीचे होगा, चलता है। चलो बस तो कुछ यही है क्या? 0 की 1 है। हाँ तो अपना बताओ ना, सही बताओ गलत वाला क्यों? गलत तो पता मुझे गलत थी। इसमें क्या सही है? ये तो हटाओ, ये तो गलत है। इसमें बताओ। सेवन एस टू एकदम करेक्ट है सबका। डी में और एफ में देख के बता दो कितना बैठेगा। 6D1 हमारा कहना है 6D 1 और 5F 14 और 7S2 ये है भाई। अब जरा इसको देखकर इसकी स्टेट बताएं, क्या ये 14 में से एक भी वेक्टर छोड़ना चाहेगा? फुल्ली फिल्ड है, क्या क्या दे सकता है? एक यहां से दे दूंगा, +1 दिखा सकता हूं, पर ये तो +1 दिखाते ही नहीं है भाई। लेंथ नॉट कॉमनली क्या दिखाते हैं? +2 3 या 4। तो अगर ये अपने इनको नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, तो कहां से देगा? सीधे सीधे यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक ही छोड़ेगा, 2 ही छोड़ेगा, क्या बना देगा? सीधे सीधे +3। इसकी पॉसिबल स्टेट क्या हो सकती है? +3 हो सकती है, क्योंकि 14 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत दम लगानी पड़ेगी, वो नहीं देगा। +1 2 इकट्ठा दोनों ले जाओ। +3 1 क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 1 देते नहीं है लोग, अपन लोगों ने पहले मना करा था इस वजह से। एक मिनट मैं 31 32 को रोकते हुए 20 का ये पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ना। बस मेरे प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिला मुझे कि ये दोबारा क्यों दिया है। इलेक्ट्रोनोड और लेंथेनोड के बीच में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पुनः चर्चा करें। क्यों करेंगे पुनः चर्चा? मैं भी करके आया 2 मिनट पहले, मुझे नहीं करनी, तुम्हें भी नहीं करनी पुनः चर्चा, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी दी। 34वां, इन सभी का तुम्हें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एटॉमिक नंबर तुम्हारे सामने उपस्थित है, इनका कर सकते हो तुम लोग कहीं ना कहीं तक। 35वां, कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट सीरीज। पहली सीरीज में कुछ शक्ल है, उनके बारे में पढ़ाई कर तो ली है, जवाब देने चलो अभी नहीं, फिलहाल एक और मुझे कुछ गिनने चुनने कुछ लोग और मिल जाए बस। नहीं बस ठीक है। 33 34 घर से निपटा देना। अपने पास में कितने सवाल बचे? 1 2 3 4 5 और पहले के 4, लगभग 9 या 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन सभी 38 में से लगभग 25 सवालों के आसपास तुम लोगों को फिनिश कर ले, क्योंकि एक आध तो रिपीट भी है। 25 क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में जाके तरीके से सॉल्यूशन देखते हुए या फिर कैसे भी समझते हुए, लेकिन लिख के करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तुम बस मुझे कल का ब्रेक और दोगे, परसों को कंटिन्यू करेंगे अपन लोग, ठीक, ड्यू टू सम एक्सेप्शनल रीजंस, इस वजह से। और बस तुम्हारा है तो अपने छोटे भाई बहनों को फिर वापस आएंगे, पूछेंगे, भागेंगे, दे आर कंटिन्यू, क्योंकि मैं जहाँ तक 4 बजे तक आ जाऊंगा कल, इस वजह से, ठीक है। ओके कल ही करते हैं।